ओके हो गया सर। ओके सर, ठीक है सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर वर्किंग कैपिटल में डिस्कस हो रहा था, और वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे डेप्थ में जा रहे हैं। और लास्ट वीक आप लोगों को मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बात किया था ना सर? हाँ सर, बोलो। वर्किंग यस कैपिटल सर। साइकिल, ठीक है। तो सर अब इंट्रो का तो ज़रूरत और है नहीं कि वर्किंग कैपिटल क्या है नहीं है। उसके लिए प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स काफ़ी हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल का आइडिया जनरेट करने के लिए। तो अगर किसी का मिस है, प्लीज़ एक बार लास्ट 3-4 जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड क्लास हुआ है एक बार देख लो सर। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया, आप लोगों को मिला है सर? इस सर 3 अभी मिला। क्वेश्चन है, एक सेट है उसमें 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे और एक प्लस क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे और मैं बताता हूँ कि आज क्या करना है और डिटेल्स रिगार्डिंग। तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर, हम लोग अभी फिलहाल इस एरिया में बात कर रहे हैं सर। दिस इज आवर करंट एरिया जिसमें हम लोग बातचीत चला रहे हैं, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड लास्ट दिन हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को? इसके साथ सर मोस्ट प्रॉब्ली मैगी मैगी के। और वो उसके हाँ बोलो, मैगी वर्सेस वो एक और कंपनी था, क्या नाम था उसका? सफोला। हाँ यस, थैंक यू सर। तो मैगी वर्सेस सफोला। तो सफोला, अगर किसी को मतलब सफोला जो ब्रांड है वो भी नूडल्स मार्केट में एंटर किया है ना? तो क्वेश्चन ये था कि सफोला का नूडल्स मैगी को बीट कर पाएगा कैसे? ठीक है, अगर टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, से फॉर एग्जांपल सफोला का भी टेस्ट और मैगी के टेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं था एज पर आवर एग्जांपल। तो अगर टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर वर्किंग कैपिटल के थ्रू से कैसे सफोला मैगी को बीट कर सकता है? और आप लोगों को मैं उसी रिगार्डिंग डिटेल्स क्वेश्चंस भी करवाया था, एकदम रियल लाइफ प्रोजेक्ट जैसा होता है सर। ऐसे ये क्वेश्चंस आज जो पीडीएफ आप लोगों को मैं शेयर किया ना, इसमें है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा सर। दिख रहा है सर क्वेश्चन? यस सर। ये वाला क्वेश्चन सर, डीपीएस लिमिटेड का, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड दिया है, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड दिया है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड दे दिया, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड दे दिया, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंपनी ऑन ए कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। And the company is a market leader in its product. There is virtually no competitor in the market, मतलब basically monopoly business है। Based on market research, it is planning to discontinue sales on credit and deliver product based on prepayments, मतलब एडवांस दो तभी पेमेंट करेंगे बिकॉज मेरा मोनोपोली है। Thereby it can reduce its working capital requirement substantially. What would be the reduce in working capital requirement due to such decisions? मतलब अगर कंपनी एडवांस छोड़ के सामान नहीं बेचेगा ऐसा डिसीजन लेता है तो वर्किंग कैपिटल कितना कम लग सकता है? अच्छा क्वेश्चन है सर, ट्राई करना। हाँ, ओके, हेलो, समझ में आया सर क्वेश्चन? बोलो। यस सर। तथा नंदिनी, नील, बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? है सर। ओके सर, ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर। ओके सर, तो हम लोग चलो बात को बढ़ाते हैं और दूसरे चीज़ों में जाते हैं। तो सर आज हम लोग ना ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स में बात करेंगे। मतलब ये जो ऑपरेटिंग साइकिल में आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन मैं लास्ट दिन करवाया था और जो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ रीड भी किया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में ये सब पीरियड्स वगैरह गिवन रहता है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि लिटिल बिट इजी, यस, बिकॉज इसलिए मैं लिटिल बिट इजी बोल रहा हूँ बिकॉज इसका डिटेल्स जो है वो गिवन है। तो अगर क्वेश्चन में डिटेल्स जो है वो गिवन है तब थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु, सर व्हाट इज लेकिन किंतु परंतु? सर किंतु परंतु ये है कि अगर ये डिटेल्स गिवन नहीं रहता और आपको ये डिटेल्स कैलकुलेट करना पड़ता,
तब क्या होता कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना दे, वो तो करना ही पड़ेगा एज ए फाइनेंस मैनेजर। एज ए फाइनेंस मैनेजर आपका रोल प्ले बहुत बड़ा होता है, तो आपको जितना अंदर जाके काम करना पड़ सकता है करना पड़ेगा। तो आज बेसिकली यही सिखाऊंगा कि किस तरह से ये सब कंपोनेंट्स को, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर जाके एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब यू कैन से दैट कि थोड़ा सा और लेवल अप, ठीक है। और लेवल अप के लिए कुछ लेवल अप क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, नो इशू, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, बट बिफोर क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। फार्मूला रटने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं, तो पहले वो समझना है हम सबको। फार्मूला ऐसे नहीं बना, फार्मूला तो बाद में बनाया गया, फार्मूला बाद में बनाया गया, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट था, ठीक, ठीक है सर। तो सर हेडिंग बनाइए, ठीक है। क्या क्या करना है सर, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल ढूंढना है, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट्स हमें गिवन था, अगर वही गिवन ना होके अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको अगर मैं जो दिखाया भी था वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर, अगर आप नोट्स में भी देखोगे, ये नोट्स है सबके पास, अगर नहीं है तो बताइएगा मुझे। से फॉर एग्जांपल ये रहा ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग साइकिल में जो कैश, रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर ओवरहेड, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स के अंदर ना काफी कुछ छुपा हुआ होता है कि कितना दिन का है नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, पर ये फॉर्मूला कैसे आएगा ये आपको जानना है, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, क्वेश्चन के अंदर जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड देख रहा था, ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर देखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिख रहा है सर, हेलो, 55 डेज का है, लेकिन इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसका भी तरीका है। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, ठीक है। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, एवरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो इस तरह का कॉस्टिंग टाइप, ठीक है। ये जो नजर आ रहा है ये बेसिकली कॉस्टिंग टाइप हो गया ना सर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा बाद में, बट ठीक है सोल्यूशन बाद में करना है आपका आपका अपने मर्जी से, बट हम लोग इसको समझते हैं। चलो, एज पर आवर डिस्कशन, दिस इज estimation of operating cycle components, ठीक है। estimation of operating cycle components, each of the components of NOC, each of the components of NOC, NOC मतलब सर, NOC मतलब क्या है, नेट ऑपरेटिंग, बोलो, नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट साइकिल, कल बताया था ना लास्ट में, GOC एंड NOC, ठीक है। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल एंड नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो देयर इज टू कॉन्सेप्ट। ग्रॉस में क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस कॉन्सेप्ट, तो ये देखो ग्रॉस ऑपरेटिंग या GOC या नेट ऑपरेटिंग साइकिल या NOC। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, डेटर है, ठीक है। बट जब आपका क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है जो बेसिकली आपका नहीं है, दैट इज अवर ऑब्लिगेशंस। क्रेडिटर को जो पेमेंट करना पड़ता है कंपनी के लिए बेसिकली वो ऑब्लिगेशंस है, बाकी जो कुछ भी है वो कंपनी का अपना है, ठीक है।
तो कंपनी अपना ही कैपिटल के अंदर जो भी कंपनी का कैपिटल है, इन सिंपल बेसिकली बात ऐसा है कि कंपनी अपना कैपिटल को अपना अपना एसेट्स में कितना दिन तक होल्ड करा रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल में कितना दिन है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना दिन है, फिनिश गुड्स के अंदर स्टॉक कितना कैपिटल फंसा रहता है, और डेटर के पास, मतलब जब कंपनी सेल करता है, आपको मैं ये साइकिल दिखाया था, याद है ना सर? कहाँ चला गया ये जो साइकिल है कि सबसे पहले बिजनेस को रॉ मटेरियल जुगाड़ करना पड़ता है, फिर रॉ मटेरियल से WIP बनाना पड़ता है, मतलब उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालना है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिनिश गुड्स बनता है, फिर फिनिश गुड्स से वो मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं, क्रेडिट सेल होता है, ज्यादातर केस में क्रेडिट सेल है, बाद में पैसा कलेक्शन होता है। लेकिन इसके बीच में आपको क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है, मतलब बेसिकली जिसके पैसे से आपने बिजनेस को बनाया, हाँ सर, जिनके पैसे से आपने बिजनेस को बनाया, जिसने आपको लोन दिया था, या फिर सप्लायर आपको, अगर आपको क्रेडिट में सामान रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है, इनको तो पेमेंट करना है। तो ये दूसरे का है सर, ये ऑब्लिगेशन है आपका, जो आपको पेमेंट करना होगा। इसमें लोन भी हो सकता है, क्रेडिटर्स जो है कंपनी का डे टू डे बेसिस में वो आ सकता है, ठीक है। तो लोन से ज्यादा यहाँ पर मैं क्रेडिटर को ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज ये वर्किंग कैपिटल का एरिया है। तो मेनली जो सप्लायर आपको क्रेडिट में सामान दिया, और डेटर कौन है, जिसको आपने क्रेडिट में दिया। तो जितना जल्दी इससे ले लोगे, उतना जल्दी इसे भी दे पाओगे। नॉर्मली कंपनी का क्या है, एक अच्छा कंपनी हमेशा डेटर को देरी करके, डेटर से जल्दी कलेक्ट करता है और क्रेडिटर को लेट करके पेमेंट करता है। एक गुड कंपनी का ये कैरेक्टर होता है कि अपना कलेक्शन जल्दी करो और क्रेडिटर को पेमेंट देरी करके करो थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब इसका मतलब नहीं देना ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देरी करके करना है। ये नॉर्मल अप्रोच होता है कंपनी का। और एक गुड कंपनी जिसका कंट्रोलिंग अच्छा होता है, वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं इसी तरह से करूंगा, इसमें क्या होगा, आपके हाथ में थोड़ा कैपिटल कुछ दिनों के लिए ज्यादा आ जाएगा। तो ज्यादा कैपिटल हाथ में रहना मतलब बिजनेस में बेनिफिट, ठीक है। ज्यादातर बिजनेस तो कैपिटल मैनेजमेंट में ही फंस जाता है सर, है ना। ज्यादातर बिजनेस कैपिटल मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम में आ जाता है कि देखो सर, लोगों के पास पैसा ना है सर, ठीक है, पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, बट प्रॉब्लम इज दैट उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। इट्स अ बिग इशू सर, रियली बिग इशू। वैसे अगर आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, मैं देख रहा था एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया सर, कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जब 2011 में आप लोगों को पता है ना, करेंटली हमारा जो इंडिया है, इनमें जो डेब्ट बार्डन स्टेट है, ठीक है। डेब्ट बार्डन स्टेट मतलब जिनके पास कर्जा बहुत है, जैसे श्रीलंका का हालत देखा है आप लोगों ने। हेलो, श्रीलंका में क्या चल रहा है, खबर है Yes, आप sir. लोगों के पास, ठीक है। बहुत भयंकर हालत है गवर्नमेंट में। प्राइम मिनिस्टर जो है उनका, प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आओ और रिजाइन करो। तो प्राइम मिनिस्टर आसपास में किसी कंट्री में जाके छुपा हुआ है, आएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। जैसे बोला है कि वो आएगा और रिजाइन करेगा, ठीक है। इवन द फेमस क्रिकेटर लाइक सनत जयसूर्या जैसे लोग भी, मतलब क्रिकेटर जो श्रीलंकन क्रिकेटर है टॉप लेवल, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। तो बेसिकली देखो, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, ठीक है। भरोसा और कैसे रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब बैड डिसीजन मेकिंग इन सिंपल, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। इतना बुरा डिसीजन मेकिंग में आम आदमी को दिक्कत होगा, तो आम आदमी तो बात करेगा ही। और दिक्कत मतलब ये तो मतलब हद से ज्यादा हो गया ना। थोड़ा बहुत दिक्कत का बात अलग होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुश्किल है कि यहाँ पर तो लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। सर सिमिलरली हमारे वेस्ट बंगाल का सिचुएशंस भी, वेस्ट बंगाल पंजाब, ठीक है, इसका सिचुएशंस भी अच्छा नहीं है, काफी ज्यादा डेब्ट बार्डन है। तो एक स्टेटिस्टिक्स है, रिसेंटली आप लोग चाहे तो रिसर्च कर सकते हो सर। तो डेब्ट बार्डन बहुत हो गया, ठीक है। इवन बिहार से भी ज्यादा, मतलब बीमारू स्टेट में पहले बिहार आता था, राजस्थान आता था, आज के डेट में बीमारू स्टेट में ऐसा हालत है, लेटेस्ट एडिशन है सर, ठीक है, जिसमें वेस्ट बंगाल, पंजाब, ठीक है, ऐसे स्टेट का नाम आ जाता है। मतलब जो जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उनका हालत ऐसा है। अब पॉइंट इज दैट कि जब सीपीआईएम, मतलब इससे पहले का जो सरकार था, जब 2011 में छोड़ के गया था वेस्ट बंगाल को, तो टोटल 2 लाख करोड़ का क्या था, पता था, स्टैटिस्टिक्स याद है तुझे? 2 लाख करोड़ का डेब्ट था सर। रिसेंट Central government, डेवलपमेंट, sir.
सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, ओवरऑल मतलब मार्केट से लोन लेके रखा है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट भी है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, इधर उधर का लोन है। ओवरऑल एक्सटर्नल डेप्थ तो अभी ईटी में आया था कि गवर्नमेंट का सिर्फ 21% ही है, मतलब जितना इंडिया ने लोन ले रखा है उसमें 21% ही सिर्फ गवर्नमेंट का। वो तो तू सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल रहा है, हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेट 130। गवर्नमेंट का, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब 2011 में सीपीआईएम छोड़ के गया था तब 2 लाख करोड़ का डेब्ट था। ऐसा देखो हमारे देश में मैक्सिमम हमारा गवर्नमेंट का भी डेब्ट है, तो इसमें एक स्टेट का डेब्ट हो ही सकता है, बट अगर जरूरत से ज्यादा डेब्ट है ना तो कई बार मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का करंट सिचुएशन जानते हो सर, ऑलमोस्ट 6 लाख, मतलब लास्ट ईयर का जो 2011 का डेटा एग्जैक्टली 1.96 लाख था, मैं अप्रोक्स में 2 लाख बताया, अभी ये 5.86 है, मतलब 6 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट आ चुका है, 6 लाख करोड़ का, 11 साल में 4 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा डेब्ट बर्डन हो गया। मतलब आप समझ रहे हो सर कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का धज्जिया उड़ रहा है, मतलब कितना बैड पॉलिटिक्स है, कितना बैड पॉलिटिक्स है। ऐसे इकोनॉमी नहीं चलता है सर, ऐसे इकोनॉमी नहीं चलता है। अब इससे बचने का एक ही उपाय है, मतलब इतना भयंकर वे में डेब्ट बर्डन बढ़ रहा है ना सर, मैं स्टेट वाइज बात कर रहा हूँ, इससे बचने का मतलब अगर फास्टेस्ट कोई उपाय है, स्लो स्लो उपाय बहुत कुछ हो सकता है, उसमें और 30 साल लग जाएगा, बट अगर फास्टेस्ट कोई उपाय है तो वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स रेवेन्यू, अगर टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्शन बढ़ा सकता है तभी जाके कुछ हो सकता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब उद्योग और बढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को और बढ़ावा देना चाहिए, उनसे टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, और भी बाहर का जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर प्लांट सेटअप करने देना चाहिए। अदरवाइज ये जो बार्डन बढ़ रहा है, ये बार्डन भयंकर वे से जा सकता है सर। 6 लाख करोड़ एक स्टेट का बार्डन है, मतलब इट्स रियली कंसर्निंग सर, अलार्मिंग है सर, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अगर वेस्ट बंगाल इस हालत से एक सिंगल स्टेट होता, सिंगल कंट्री होता, तो आप सोचो क्या हालत होता। अगर श्रीलंका जैसा एक सिंगल कंट्री होता तो क्या हालत होता। साइज तो ऑलमोस्ट श्रीलंका जैसा ही है, पॉपुलेशन रोड श्रीलंका पे से, हाँ रोड पे होता जैसे श्रीलंका आज भाग रहा है, हम लोग भी तो भाग रहे हैं। एग्जैक्टली सर, ठीक है, साइज देख लो आप वेस्ट बंगाल का, श्रीलंका जैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा है। श्रीलंका में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ प्लस लोग रहते हैं, ये तो हर चिंता का विषय है। मतलब इनका फिर भी बर्डन है तो पॉपुलेशन फैमिली मेंबर कम है, इनका पॉपुलेशन तो देखो 10 करोड़ का प्लस पॉपुलेशन से, ऊपर से डेब्ट बर्डन, भयंकर हालत है सर, ऐसा नहीं चलता गवर्नमेंट, ऐसा नहीं चलता इस तरह से, मतलब बेसिकली और कुछ नहीं हो रहा है, जनता को धोखा ही मिल रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं चलता। एक फैमिली मेंबर की तरह देखो, हर चीज में वोट बैंक मत क्या करो, मतलब जो भी करता है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से नहीं होता है सर। मतलब अब बार बार, अब लास्ट में क्या होगा, अगर बाद में मानो कि कल कोई और गवर्नमेंट फॉर्म होता है, मानो कि 2020 कब आएगा, 2025-26 में मानो न्यू गवर्नमेंट आता है, ठीक है, वो भी क्या कर लेगा, वो और 4 करोड़ बढ़ा के जाएगा, और 4 करोड़ मतलब 6 करोड़ है, और 4 करोड़ ऐड करेगा, बिकॉज वो भी वोट बैंक का राजनीति करेगा। मतलब 2 करोड़ से 6 करोड़ हुआ है, अब और 4 साल में और 4 करोड़ बढ़ेगा, तो 10 करोड़ का, 10 लाख करोड़ का, 10 करोड़ नहीं 10 लाख कंट्री का जीडीपी से क्या बताऊं सर, छोड़ो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वर्किंग कैपिटल कितना ह्यूज मैटर करता है सर, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो एक कंपनी हो, ठीक है, आपको मैनेज करना है, और अगर आप इसी में मैनेजमेंट में फेलियर हो जाते हो तो मुश्किल तो सभी को संभालना होगा सर। मतलब सिंपल कहते हैं ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो आपका आमदनी बढ़ाओ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक सस्टेनेबल आमदनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किस जैसे आजकल चल रहा है, जानते हो, पैसा नहीं है तो कहाँ से पैसा लिया जाए, बिजनेसमैन से लूटो, रास्ते से गाड़ी रोको, गाड़ी वाला से रोको, ठीक है, किसी भी तरह से बिना कारण में पेनल्टी चार्ज करो, इस कारण से केस दे दो, उस कारण से केस दे दो। ऐसा थोड़ी होता है, आपका फंड खत्म हो जाता है तो आप कुछ भी करोगे,
सस्टेनेबल वे ढूंढो जिसमें सच में रियल डेवलपमेंट हो। मतलब केओस क्रिएट करके रखा है, मतलब ये इससे समझ में आता है कि स्टेट का सिचुएशन क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि क्या दे रहा है क्या मिल रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि इकोनॉमी में केओस क्रिएट हो जाता है। इसी तरह कंपनी में भी प्रॉब्लम होता है और वही प्रॉब्लम मुश्किल में डाल देता है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा तोड़ है सर, मतलब जिसके थ्रू से बड़ा बड़ा खेल सॉल्व हो सकता है। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ था वर्ल्ड लेवल में, तब भी ऐसा प्रॉब्लम आया था, तब वर्ल्ड प्रॉब्लम था, स्पेशली यूएस जैसे इकोनॉमी में। मनमोहन सिंह उस टाइम पे काफी अच्छा सजेशन मिलता था मनमोहन सिंह के, बिकॉज मनमोहन सिंह इज अ ग्रेट फाइनेंशियल एनालिस्ट सर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट उनका सब्सटीट्यूट मिलना मुश्किल है हमारे देश में। एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, ऑब्वियसली वो लीडरशिप स्किल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का बात अलग होता है, लेकिन एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट नो डाउट, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इवन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे भी दुनिया में बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट आया था। तो ये सब जरूरी होता है सब। चलो देखते हैं। तो एस्टिमेशंस ऑफ operating cycle components, each of the components of NOC are computed by each of the components of NOC are computed by similar types of formulas। ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ फार्मूला। अब ये फार्मूला कैसे होगा वो थोड़ा देखो सर। इसमें हमें क्या ढूंढना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब आप कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो एक सर्टेन पीरियड के अंदर। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को डिवाइड कर दो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे के हिसाब से। ठीक है, समझाता हूँ सर, डोंट वरी। इसका एग्जांपल करूंगा अभी तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा सर। एक सेकेंड सर। एक सेकेंड, ज्योति को कुछ लॉगिन इश्यूज हो रहा है। अच्छा, तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल पीरियड को फाइंड आउट करने का तरीका है। अब तरीका समझाता हूँ सर क्वेश्चंस करके, बट बाकी तरीका भी देख लेते हैं। सर डब्ल्यू पीरियड मतलब WIP पीरियड कैसे मिलेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कितना स्टॉक रह सकता है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP ये कहाँ से ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कंपनी किस तरह से इस तरह का डिसीजन लेता है एंटिटी। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है सर, ये W हो गया, मतलब W मतलब WIP पीरियड। हाँ, फिर आता है आपका फिनिश गुड्स एफ पीरियड। फिनिश गुड्स में आप कितने दिन का फिनिश गुड्स रखोगे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, कितना फिनिश गुड्स रखोगे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। ठीक है, एंड फिर आता है डेटर पीरियड। इसको कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है एवरेज डेटर, मतलब आपका एवरेज डेटर में कितना पैसा पड़ा रहता है उसको डिवाइड कर दो आप क्रेडिट सेल्स पर डे कितना करते हो। ठीक है, एंड फिर आता है C दैट इज एवरेज क्रेडिटर
डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस पर डे, ठीक है। ये है फॉर्मूला, लेकिन ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला तो मगअप करके भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको यूज करना है। सो यूज के लिए थोड़ा सा वेट करो, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो यूज भी हो जाएगा। बट प्लीज टेल मी, क्या अभी तक आप लोगों ने जितना भी बात हो रहा है समझ में आ रहा है? नंदिनी, नील, बोलो सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके सर। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फार्मूला मैंने लिखा दिया, अब इसका यूज कैसे होगा ये देखना है। फार्मूला का यूज कैसे होना है? जैसे एक नोट लिखो सर, एवरेज, हम लोग बार बार यहाँ पर एवरेज में बात कर रहे हैं, तो एवरीवेयर जब भी हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्राइस, एवरेज स्टॉक, ठीक है। एवरेज, एवरेज का क्या मतलब है? एवरीवेयर एवरेज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, यही आपका एवरेज आएगा, ठीक है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी मिलेगा, एंड देन डिवाइडेड बाई 2 करने से हो जाएगा सर, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई, नेक्स्ट एक दूसरा नोट भी लिख लो, नोट 2। सर ये सब नोट में क्या है? सर कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जो आगे जाके काम आ जाता है। जैसे लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस, लुक एट द फॉलोइंग, इस सीक्वेंस लिखाता हूँ, काम आ जाएगा सर। कॉस्टिंग याद आ जाएगा आपको, आप लोगों में से बहुत लोग कॉस्टिंग का क्लास करते हो मैम के पास, आई नो, तो आप लोगों को फीलिंग आ जाएगा जैसे कॉस्टिंग ही हो रहा है। एक्चुअली कॉस्ट इफेक्ट इज अ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट सर, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्टिंग करेगा तभी फाइनेंशियल मैनेजर उसका प्रॉपर फाइनेंस कर पाएगा। मतलब आपको पता पहले चलना चाहिए ना कि एक प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितना आएगा, फिर ना आप फाइनेंस का सोचोगे। हेलो सर, अगर आपको एक क्या बनाना है बोलो, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकता है। से फॉर एग्जांपल एक कार बनाओ, कुछ भी बनाओ, कपड़ा बनाओ, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपके फैक्ट्री में जो भी आप बनाओगे, अगर आपको पता चले कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, चलो एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, गारमेंट्स, ठीक है। जैसे ये देखो, कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये देखो सर, ये जो काम कर रहे हैं, हाँ, ये जो वुमेन्स लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। जस्ट इमेजिन, इस कपड़ा को बनाने के लिए, इस कपड़ा को कंपनी, यही बड़ा बड़ा ब्रांड हो जाता है बाद में जाके, एग्जैक्टली सर, ठीक है, और एक्चुअली कोई ब्रांड ही है, ठीक है। जैसे पैंटलून्स हो सकता है, जैसे आपका सर, आप लोग ये सुई धागा देखे हो, एक बहुत अच्छा मूवी आया था, मेड इन इंडिया सुई धागा, मूवी है एक, अनुष्का शर्मा और क्या नाम है उसका, वरुण धवन का, वरुण धवन सर। हाँ वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, सुई धागा, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली वहां पर भी जिस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया, इट्स लाइक दैट, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा सिनेमैटिक किया गया, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। तो कॉन्सेप्ट इज व्हाट सर, जैसे ये देखो, ये कपड़ा बन रहा है, तो ये तो बनाने के लिए कारीगर चाहिए, तो कारीगर अपना काम कर रहा है, ठीक है। टेलरिंग का काम आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट है, जॉब इज देयर सर, बट नजरिया होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कपड़ा को बनाने के लिए अगर 100 रुपीज का कॉस्टिंग पड़ता है, ठीक है, तो पहले इसका कॉस्ट देखेगा, फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देखा जाएगा, मतलब इसको मेंटेन करने के लिए जो इतना सारा लाइट, पंखा, इतना बड़ा फैक्ट्री भाड़ा, ठीक है, ये सब इसके कॉस्टिंग के साथ ऐड होगा। इसके साथ साथ जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ नहीं है, जिसका ऑफिस है बाहर में कहीं, उसका भी एडिशन आएगा, तब जाके आपका पूरा बिजनेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट बनेगा। सो एक प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता है ना सर, ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट को लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर दिए और हो गया, ऐसा नहीं है।
इसके पीछे काफी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना जरूरी है। तो फर्स्ट, कॉस्टिंग मस्ट बी देयर, जो सीएमए का स्पेशलिटी है, बिजनेस वैल्यूएशन एंड कॉस्टिंग। और सीएमए को भी एफएम जानना पड़ता है, सीए को भी जानना पड़ता है, ठीक है, और सीएस को भी जानना पड़ता है, सबको जानना है, बिकॉज बिजनेस हैंडल करना है सर, नॉलेज तो लेना है। अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर क्या सीएस सीएस सीएमए बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आगे बात को बढ़ाते हैं, क्या होता है ये कॉस्टिंग का, क्या कॉन्सेप्ट आपको अभी नजर आएगा, देखो सर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैं कपड़ा बनाने का फैक्ट्री का बात कर रहा था, तो गारमेंट्स फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है सर? क्या मैं सही चूज किया? कपड़ा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यही है ना? हेलो, सुई धागा, है ना? तो आपके पास सुई कितना है, ये आपका रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक में कितना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक में सुई कितना है, ठीक है, धागा कितना है, धागा मतलब सूता बेसिकली। अब खेल क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू जो रहेगा उसको पॉइंट आउट करोगे। फिर सेकंड में आ जाएगा सर, कुछ न्यू परचेस करना है कि नहीं करना है। जैसे मानो ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, अब जरूरत पड़ेगा तो कुछ न्यू परचेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर न्यू परचेस है तो उसे भी लिखो प्लस परचेसेस, ठीक है। अपने आपको एक गारमेंट्स फैक्ट्री का ओनर समझो, हेल्प हो जाएगा सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा खुद का गारमेंट्स फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ से अगर कुछ पुराना क्लोजिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बेसिकली एक पीरियड का है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड का है। से फॉर एग्जांपल एक कपड़ा बना के मार्केट में सेल करने का जो ओवरऑल पीरियड है, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जो लगता है, उसी पीरियड के हिसाब से बात चल रहा है। बिकॉज एक साइकिल है ना, ऑपरेटिंग साइकिल। आप लोगों को मैंने लास्ट दिन साइकिल कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइकिल में ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना होगा, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक क्या था, इसको माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा बोलो तो? हेलो, क्या मिलेगा सर? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। हो सर, वर्किंग कैपिटल कैसे मिल जाएगा? आपके ओपनिंग में कितना था, परचेज कितना हुआ, उससे क्लोजिंग को माइनस करोगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम। थैंक यू सर, वेरी गुड था। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना ब्रेन को यूज करो सर। एक सिंपल, मैं आपको क्या बोला, आप अपने आपको एक गारमेंट्स फैक्ट्री का ओनर समझो कि आपने इतना रॉ मटेरियल आपके ओपनिंग में था, से फॉर एग्जांपल ये आपके ओपनिंग में था, ये आपने न्यूली परचेज किया, ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक आपका था वो लास्ट मंथ का था, लास्ट ईयर का। तो फिर ये पीरियड में, ठीक है, दिस इज योर ओपनिंग, दिस इज योर परचेज एंड दिस इज योर क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग से परचेज को ऐड करो और क्लोजिंग को हटाओ जो लास्ट पीरियड से आया है, ठीक है, या फिर सॉरी जो पड़ा हुआ है। तो इस पीरियड में आपने कितना कंज्यूम कर दिया, मतलब कितना काम पे आया आपका, कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया, तो वही आपका निकल जाएगा। सिंपल है, कितना कंजम्पशन हुआ इस पीरियड में, एकदम सिंपल बात है। जितना प्रैक्टिकली सोचोगे उतना बढ़िया सर, नहीं तो ना फॉर्मूला बन के रह जाएगा। सो डोंट मेक इट फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बनाना है, फॉर्मूला है बट फॉर्मूला बाद में है, पहले प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल को याद करने के लिए हम लोग फॉर्मूला को बनाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अच्छा ए बी सी डी आ गया हमारा, अब आ जाएगा सर ई पॉइंट। सर इसमें हम लोग कुछ वेजेस को ऐड कर देंगे, हाँ।
wages and production overhead। तो बेसिकली ये क्या चल रहा है, कॉस्ट शीट ना, ये तो रहता था कॉस्ट शीट तो, है सर। ठीक है। वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली लेबर, आप लोग जिसको लेबर बोलते हो, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब ओवरहेड बोलते हो। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। अगर ओपनिंग WIP में कुछ है तो उसे ऐड कर दो, इसे भी ऐड कर दो। और सर क्लोजिंग में कुछ है तो लेस कर दो। तो ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग WIP लेस, क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ वेजेस ऐड करके, ओपनिंग WIP को ऐड करके, क्लोजिंग WIP को लेस करके आपको क्या मिलेगा, बोलो सर। ट्राई ट्राई, दिमाग लगाओ। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। फिनिश गुड। हाँ सर, फिनिश गुड्स। सर अभी फिनिश हुआ ही नहीं है, ये तो WIP है, फिर तो फिनिश तो हुआ ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थैंक यू सर, वेरी गुड। आपके पास जो भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ था, उसके साथ आपने लेबर, वेजेस, ठीक है, ओवरहेड, ठीक, ओवरहेड मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस वगैरह भाड़ा, ये सब जो भी है, ये सब आपने ऐड कर दिया। इसके साथ आपने ओपनिंग WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में जो है आपका, और जो क्लोजिंग WIP में है आपका, उसको आपने माइनस कर दिया। तो ये जो पीरियड में जो हिसाब आपका आया, ये हिसाब को क्या बोलेंगे, वेरी गुड सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP बोलेंगे सर, थैंक यू। अब आ जाता है ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो आपके पास पहले से हैं, से ऐड कर दो और लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, शिवम, नंदिनी, बोलो सर, ट्राई करो, ट्राई सर ट्राई, दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन, क्या मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमें सर COGS मिल जाएगा। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली कॉस्टिंग वाला फॉर्मूला कनेक्टिविटी ना भी हो सकता है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली उसी तरह का बात मैंने किया आपको यहाँ पर। कॉस्टिंग भी इसी तरह से होता है, ये कॉस्ट शीट है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, आप कोई बोलेगा सर इसमें आपने कुछ नहीं लिया, क्या नहीं लिया बोलो तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने नहीं लिया, है ना, उसका भी एडिशन इधर होना चाहिए, बट उसको मैंने जानबूझ के साइड किया बिकॉज इसको लेके ना थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं, डिफरेंट ओपिनियन है। तो मैं इसका नोट दे देता हूँ आपको कि अगर होगा तो क्या करोगे। लेकिन इन जनरल ये आपका COGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपका जो टोटल गुड्स का जो बेचोगे आप, उसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, वो पूरा इस हिसाब से आएगा। अब यहाँ पर कुछ और नोट्स ले लो सर, यहाँ तक क्लियर है, प्लीज टेल मी। शिवम, यस सर। नंदिनी, ओके नील, so we will find two assumptions. In the calculation done in note 2. नोट 2 में हमने जो भी किया उसका दो assumption सामने आता है। फर्स्ट assumption ऐसा है
एडमिनिस्ट्रेशन and selling expenses are not considered to be part of COP. ठीक है, इसको हम लोगों ने COP का पार्ट नहीं माना एंड COGS, मतलब COP एंड COGS का पार्ट हम लोगों ने नहीं माना. सम बुक्स और ऑथर्स, ठीक है, कुछ ऑथर्स हैं इंक्लूड करते हैं, सम ऑथर्स इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इन COP एंड COGS. तो किसी किसी जगह में COP COGS को लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग को, किसी किसी जगह में COP COGS में नहीं लिया जाता. तो इसको लेके थोड़ा सा मार्केट में कॉस्ट अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. लेकिन सर ये क्वेश्चंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि क्या करना है. ठीक है, आगे बात करेंगे सर. एंड देयर इज अनदर पॉइंट, लॉजिकली WIP should have used as partial cost of production, as there are semi finished goods. Logically, WIP should have used as partial cost of production as there are semi-finished goods. मतलब सर अब बात को समझो. सर जो प्रोडक्ट हाफ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जैसे ये जो कपड़ा था, कहाँ चला गया सर, ये प्रोडक्ट कंप्लीटेड है कि सेमी फिनिश्ड है, प्लीज टेल मी. ये जो प्रोडक्ट है ये WIP में है और ये कंप्लीटेड है कि सेमी फिनिश्ड है? हेलो, सेमी फिनिश सर. सेमी फिनिश्ड है ना. तो सर जो प्रोडक्ट सेमी फिनिश्ड है उसका कॉस्टिंग भी पार्शियल है ना, पूरा कॉस्ट तो अभी लगा नहीं है. यस ना, मतलब सोचो सर बात को, हाँ सर. है ना, पूरा कॉस्ट तो यूज हुआ नहीं है, तो फिर ये तो पार्शियल कॉस्ट होना चाहिए. बट फिर भी हम लोगों ने जब कैलकुलेशन के टाइम पे ये इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसमें क्या करना चाहिए सर. ठीक है सर, ऑब्वियसली ये पार्शियल COP के हिसाब से ही इसका कैलकुलेशन होना चाहिए, लॉजिक तो ही बोलता है. लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया हुआ है, मतलब ये सब सवाल है सर, ऑब्वियसली इट्स अ बिग क्वेश्चन. आपको सोल्यूशन में नजर ऐसा आएगा कि कहाँ चला गया ये जो हमारा फॉर्मूला बना था, ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP, फिर हम उसको COP बोलते हैं. तो जो अगर WIP में है तो पार्शियल COP है ना, है ना. तो इसका क्या तोड़ है मैं आपको आगे बताता हूँ कि पार्शियल COP से क्या सोल्यूशन आ सकता है. ठीक है सर, तो पार्शियल COP जब आपको नजर आएगा तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है पार्शियल COP. ज्योति गुड इवनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस सर, गुड इवनिंग. क्या प्रॉब्लम हो गया था? सर साइन इन नहीं हो रहा था और पूरा क्या हो गया पता नहीं, ऐप भी खुद बंद हो गया था. ऐसा होने से कभी कभी ऐप को थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा, ये ऐप के अंदर अपडेट होता रहता है ना, तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा. ठीक है, ओके सर. अच्छा देखो, तो सर हम लोग एक्चुअली वर्किंग कैपिटल में ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं. तो इतना देर से मैंने जो भी बताया आप एक बार इसको वीडियो को ले लीजिएगा और जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सर. ठीक है ज्योति, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन Sure, करवाऊंगा,
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कराने के टाइम पे मैं फिर से यही बात को रिपीट भी करूंगा। So logically WIP should have been used partial COP as there are semi finish। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। एक नोट 4 भी ले लो सर। We would remember that estimate of working capital, estimation of working capital, total ऑपरेटिंग मतलब कैसे एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आएगा, ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे जैसे कॉस्टिंग का पता चल जाएगा वैसे हमें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा और उसको हमें नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करना। तो जब भी हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके लिए हमें इंतजार है। ठीक है, अब आगे इसको मैं आपको लेके चलूंगा। वेयर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू, याद रखिए बात को, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू सीओपी जो आएगा उसके साथ ऐड कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, सब कुछ मिला के ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस सीओपी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग, तब जाके आपका ऑपरेटिंग आता है। याद रहेगा सर? ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? सर अभी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मूला को लिखा और फॉर्मूला को हम लोगों ने कैसे कैसे फॉर्मूला बन सकता है उसके बारे में बात किया, और मैं कुछ सीओपी सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सॉरी कॉस्टिंग का कुछ एरिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो मैं आपको एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोशिश कर रहा था समझाने का कि अगर आप एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो तो कंपनी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बेसिकली गारमेंट्स बनाते हैं कपड़ा बनाते हैं तो कैसे कॉस्टिंग करेगा और फिर उसके बेसिस में वर्किंग कैपिटल को कैसे डिसाइड करेगा। इट्स ओके, नाउ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है सर? है सर। सर ये एक CS लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, उसने अपना इंफॉर्मेशन फोरकास्ट किया है कि उसका जो बजट है वो बताया कि मुझे ऐसा करना है तो उसका वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2009 का डेटा है और बैलेंस एज एट 31 मार्च 2010 का डेटा है, तो दोनों ईयर का डेटा आपके पास है ईयर एंड का। सर ये रॉ मटेरियल जो है ये 45,000 का है, ये 65,356 का है। सर 2009 के स्टार्टिंग में अगर ये 45 का है और 2010 के एंड पे ये 65 का है तो ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है? दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग, यस ना? हेलो, ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। यस सर। ईयर का स्टार्टिंग एंड ईयर का एंडिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको रॉ मटेरियल, सिमिलरली आपको WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, एनुअल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, सारा क्रेडिट परचेस है, जो परचेस हुआ है ना सारा क्रेडिट परचेस है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एनुअल सेल्स, सेल्स भी जितना हुआ है सारा क्रेडिट सेल हुआ है। ठीक है, ये गिवन है आपको। यू मे टेक 1 ईयर एज इक्वल टू 365 डेज, एक साल को आप 365 दिन लेके चलना। सर कभी कभी आपको क्वेश्चन में 360 भी बता देता है, तो जैसे बोलेगा वैसा करना। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला
तो 365 ही करना। कैलकुलेट क्या करना है सर, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब इस पूरा काम को करने के लिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल का जरूरत कितना है, ये मेन क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता, क्या नहीं पता बोलो तो हमें, बट वी डोंट नो सर, हमें एक्चुअली ये पीरियड नहीं पता कि कितना कितना पीरियड का, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यूआईपी पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, डेब्ट पीरियड, क्रेडिटर पीरियड, ये नहीं पता। तो सबसे पहले ये फाइंड करना है और उसके लिए मैंने इतना देर से फॉर्मूला लिखा है आपको। ठीक है सर, तो चलो आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैं दे के रखा, एग्जाम्पल 1 CS लिमिटेड, ठीक है, CS लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आर मतलब रॉ मटेरियल। बताओ सर, रॉ मटेरियल पीरियड को कैसे फाइंड करना है, रॉ मटेरियल पीरियड को कैसे फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या चाहिए, अभी आपको मैं जो फॉर्मूला लिखाया उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, एवरेज करना है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से आपको रॉ मटेरियल का फाइंड आउट करना है कि रॉ मटेरियल पीरियड कैसा होगा। तो पहले एवरेज निकालो ना, पहले एवरेज निकालो। तो कैलकुलेशन ऑफ आर बहुत सिंपल है सर, मैं एक दिखाऊंगा, इसके बाद आप लोग खुद ही बताओगे मुझे, जल्दी बताना। हाँ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 45 प्लस 65 356 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लीज टेल मी कितना होता है। 55,170। हाँ सर, 55,170। 55,178, ठीक है। अच्छा, हमारा ये निकल गया कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ना कितना आएगा, ठीक है। लेकिन सर ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें चाहिए, ये तो एवरेज निकला, बट अभी हमें चाहिए रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे चाहिए सर। तो रॉ मटेरियल में नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए प्लस परचेस चाहिए। फॉर्मूला आपको लिखाया ना, कॉस्ट मतलब बेसिकली ये कॉस्ट शीट है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशंस पर डे मिल जाएगा। सर हमारे क्वेश्चंस में ही देखो, ओपनिंग कितना है रॉ मटेरियल का 45, ओपनिंग प्लस परचेस, परचेस कुछ है क्या, हेलो सर, 4 लाख का परचेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 45 प्लस 4 लाख माइनस क्लोजिंग, ठीक है। कितना क्लोजिंग है 65,356, तो कितना आ जाएगा, बोलो 3 लाख। इतना आवाज क्या आ रहा है बैकग्राउंड से, फैन का आवाज है क्या। 644 सर। ओके, 379,644 फॉर द ईयर, ठीक है, 379,644 फॉर द ईयर, ठीक है। लेकिन ये आपका पूरा ईयर का कॉस्ट आ गया, मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया। इसको डिवाइड कर दो 365 दिन से, तो आपको मिल जाएगा कितना, देखो ना एक बार, 1040। पर डे, ये आपका पर डे का कॉस्ट है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। अब इसमें आप रॉ मटेरियल पीरियड निकाल लो, दोनों निकल गया सर,
आपने एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी फाइंड कर दिया और आपने रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे भी फाइंड कर दिया। तो अभी आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। सो आपका आर आ जाएगा, जो हमें किसका तलाश है, हमें आर का तलाश है। हम लोग आर को ढूंढने निकले थे, तो आर हो जाएगा 55,178 डिवाइडेड बाई 1040, कितना 53.55। 53.55 सा, सबका 55 आया, मेरा 06 आया। मतलब 05 है, आप 06 को कर 55, हाँ सर बोलो। उसको 06 कर देंगे ना, वो 0.55 लास्ट में 7 है तो 53.0, हाँ तो तुम 55 क्यों बोला, 055 ना। 0 0 बोला था नहीं, मैं सर, 0 बोला था, अच्छा ठीक है। बोला था हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने गलत सुनी, मैं सोचा कि तुम 55 बोल रहे हो, इसीलिए मैं सोचा। ठीक है, तो 53.06 है, 5 के बाद 5 है, इसलिए मैंने 06 कर दिया, तो 53.06 डेज। सर बोलो, रॉ मटेरियल पीरियड फाइंड आउट करना सीख गए, आर फाइंड आउट करना सीख गए सर। जो क्वेश्चंस के अंदर, दूसरे क्वेश्चंस में जो गिवन रहता है, दूसरा क्वेश्चंस में जैसे लास्ट दिन के क्वेश्चंस में आपको गिवन था, है ना, ये देखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 55 डेज गिवन है क्वेश्चंस में, ये आज मैं होमवर्क दिया आप लोगों को। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अगर एकदम स्टार्टिंग से डिटेल्स फाइंड आउट करना है, तो यू कैन फाइंड सर। ओके, ज्योति, नंदिनी, चौथा नील, टेल मी सर। यस सर। तो इफ यू फाइंड द Yes. आर, ओके नंदिनी, नेक्स्ट काम क्या है, डब्ल्यू फाइंड करना है, और क्या, आर हो गया तो डब्ल्यू के पीछे लो, डब्ल्यू ढूंढते हैं। अब डब्ल्यू से याद आया, एक मूवी देखा था, क्या नाम है, गोलमाल, पता नहीं धमाल धमाल हाँ धमाल टोटल धमाल या धमाल सिर्फ धमाल, गोवा में जाके नॉर्मल धमाल फर्स्ट पार्ट 1। अच्छा नॉर्मल धमाल, उसमें वो गोवा में जाके डब्ल्यू के नीचे क्या मिला था, कुछ था ना डब्ल्यू के 10 नीचे, करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए सर। चलो हम लोग भी डब्ल्यू ढूंढ के 10 करोड़ ढूंढते हैं, हाँ गोवा जाके ढूंढ के लाते हैं। वो डब्ल्यू बेसिकली नारियल का पेड़ था ना, कोकोनट ट्री। यस सर, यस सर। इंटरेस्टिंग था बहुत ही अच्छा था। अच्छा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कैसे फाइंड होगा, डब्ल्यू मीन्स बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ। तो इसमें हमें चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, और इसके साथ क्या चाहिए बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो WIP Yes, देखो, sir. इंफॉर्मेशन पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करो, एवरेज निकल जाएगा, मतलब 35,000 प्लस 51,300 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया सर, 43,150 आएगा, चेक करके देख लो एक बार। Yes. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गिवन है देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ गिवन है, और लास्ट से सर 4 नंबर लास्ट से 4। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7.5 लाख फॉर द ईयर, ठीक है, एनुअल बोल के दिया, तो COP इक्वल्स टू 7,50,000 फॉर द ईयर, ठीक है सर। COP पता चल गया, बट हमें चाहिए एवरेज, चाहिए पर डे का COP चाहिए, है ना, ये तो पूरा साल का है, तो इसको क्या कर देंगे 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा पर डे का COP कितना, कितना आएगा सर, मेरा आ रहा है 2055 पर डे, आया आप लोगों का, कितना आया, हेलो, कितना आया सर, 2055 आया, है सर। तो पॉइंट, हाँ उसको अभी डिवाइड करने 21 आ जाएगा।
21 days, okay. So 43,150 divided by 2055 equals to 21, ठीक है. $21 days. तो W आ गया सर. W फाइंड हो गया, 10 करोड़ मिल गया हम सबको. अब क्या करना है सर? अभी कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स. F मीन्स फिनिश गुड्स. इसके लिए हमें चाहिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का डेटा गिवन है क्या? यस, 6181 एंड 70175. चलो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं. 6181 प्लस 70175 एवरेज आ जाएगा. कितना है जल्दी? 6181 70175 बाई 2 65178. चेक कर लो एक बार. COGS फिनिश गुड्स को COGS से पता चलता है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपका फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या डिफरेंस है, ये है, ये चाहिए. तो क्या COGS गिवन है क्वेश्चन में? यस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एनुअल कॉस्ट बता के रखा है 9,15,000. तो आपको क्या करना है? COGS इक्वल्स टू 9,15,000 फॉर द ईयर. इसको डिवाइडेड बाई 365 कर दो तो आपको पता चल जाएगा पर डे का कितना होगा. पर डे 2507 पर डे. अब हमें फिनिश गुड्स पीरियड भी मिल गया. एवरेज था 65,178 डिवाइडेड बाई 2507 इक्वल्स टू 26 डेज. कंफर्म कीजिएगा. 26 डेज को Yes, sir. कंफर्म कीजिएगा. यस सर. नेक्स्ट और क्या चाहिए? R हो गया, W हो गया, F हो गया, और क्या चाहिए? D डेटर पीरियड. सर आप सबको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या ढूंढने निकले? हम लोग NOC ढूंढने निकले सर. लास्ट दिन हम आपको सिखाया ना ये वाला, ये जो R प्लस W प्लस A प्लस D माइनस C, ये पीरियड को ढूंढने निकले. R पता चल गया, W पता चल गया, F का भी पता चल गया. अब D का और C का पता ढूंढना है. ओके, मतलब कितना कंपनी का डेटर पीरियड होगा और कितना कंपनी का क्रेडिटर पीरियड होगा. अगर ये ढूंढ लिए काम खत्म, पैसा आ जाओ. और क्या, 10 करोड़ लेके आ जाएंगे. काम खत्म, पैसा खत्म. अच्छा, डी के लिए क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ डी में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डी में किसका एवरेज निकालेंगे? बोलो. डेटर का एवरेज दिया है क्या? तो एवरेज तो नहीं दिया पर डेटर के बारे में बोला है. दिखाई दिया? हेलो. यस सर. 1,12,1 2 3 1,35,000. अच्छा चलो अच्छा है. तो 1,12,1 2 3 प्लस 1,35,000. इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से. कितना हो जाएगा एवरेज? 123,562. चेक कर लेना एक बार. 123,562 मेरे हिसाब से सही है. अच्छा अब अच्छा एक चीज मुझे बताओ, डेटर से हमें क्या पता चलेगा? मतलब डेटर को फाइंड आउट करना है तो वो किससे पता चलता है कि डेटर कितना हो सकता है? आप कितना क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल कितना कर रहे हैं? थैंक यू सर. आपका क्रेडिट सेल कितना है? मतलब बिजनेस में आप कितना उधारी में प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्योंकि जिनको आप क्रेडिट में प्रोडक्ट सेल करते हो उसके बेसिस में ही डिपेंड करता है आपका डेटर. तो क्रेडिट सेल कितना बोला? एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट. सर अगर कुछ कैश होता तो कैश को Yes. नहीं लेते. अगर कैश होता तो कैश को नहीं लेते, सिर्फ क्रेडिट को लेंगे.
बिकॉज क्रेडिट सेल से ही रेटर का पता चलता है, कैश से नहीं। तो ऑल एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट 11 लाख। $11 फॉर द ईयर, बढ़िया है। अब इसको डिवाइडेड बाई 365 कर देने से पर डे का डेटा आ जाएगा। तो बोलो सर पर डे कितना होगा? 3014 3014 पर डे। कितना आपका क्रेडिट सेल है? अगर 3014 आपको मिल गया तो डेटर पीरियड कितना हो जाएगा आपका? एवरेज डेटर इज 41 days 1 2 3 5 6 2 डिवाइडेड बाई 3014 कितना? 41 डेज। दैट मीन्स आप अपना Yes, sir. डेटर से कलेक्शन करने में आपको 41 दिन का समय लगता है, ठीक है। डेटर से कलेक्शन करने में आपको 41 डेज का टाइम लगता है। तो डेटर पीरियड ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? सर कम होना। क्रेडिटर पीरियड ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? ज्यादा होना। हम्म? ज्यादा होना सर। ज्यादा होना। ज्यादा। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। डी हो गया। अब क्या चाहिए? अब क्या लेना है? डी तो हो गया। सी, कैलकुलेशन ऑफ सी। कैलकुलेशन ऑफ सी, सी मतलब क्रेडिटेड पीरियड। तो क्या एवरेज क्रेडिटर का डेटा गिवन है? 50,079, 70,469। तो यस हमें पता है क्या होगा। एवरेज क्रेडिटर इक्वल्स टू 50,079 प्लस 70,469 बाई 2। कितना होने वाला है? 60,274। 60,274। सर अब बताओ मुझे क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिटर किस पे डिपेंड करेगा सर? बोलो। क्रेडिटर सेल्स। क्रेडिटर सेल्स पे डिपेंड करेगा। कौन बोला? हाँ परचेज। क्रेडिटर सर क्रेडिट परचेस पे डिपेंड करता है। आपका एनुअल परचेस स्पेशली क्रेडिट परचेस पे डिपेंड करता है। परचेस मतलब नॉट कैश परचेस, क्रेडिट परचेस पे। हाँ यहाँ पर बोला है सर ऑल क्रेडिट। तो 4 लाख का क्रेडिट परचेस है आपका, है ना? तो क्रेडिट परचेस पूरा साल का 4 लाख फॉर द ईयर। अगर 4 लाख फॉर द ईयर है तो डिवाइडेड बाई 360 करो, 365 पर डे का कितना होगा? 1096। 1096 पर डे। सर अब बताओ मुझे तो फिर क्रेडिटर का पीरियड कितना होगा? तो सी, ठीक है मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। 1096। तो 1096 तो हो गया रे। 60,279,274 डिवाइडेड बाई 55 days 1096 इक्वल्स टू 55 डेज। 55 डेज बस। इतना देर से इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा, है ना? मेहनत करने से फल हमेशा मिलता है। देयरफॉर एनओसी मतलब नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा आपका बिजनेस का साइकिल? बिजनेस साइकिल कितना हो जाएगा? आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस डी 86.06। कितना? 86। यस सर 53.06 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41
और -55, यस ना, यही है। तो आपका आ जाएगा 86 डेज अप्रॉक्स, ठीक है, वो फ्रैक्शन को छोड़ दो सर, 86 डेज आ जाएगा सर। सबका आया। नेट ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये जो बिजनेस का जो भी डेटा है, ये इसका जो भी डेटा हमें मिल रहा है, इसके हिसाब से आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल का कंप्लीट होने में 86 दिन का समय लगता है। मतलब अगर मैं जो कपड़ा का एग्जांपल लिया था, कॉटन से, मतलब बेसिकली कॉटन से क्या बोलेंगे इसको, कॉटन मतलब धागा, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनने में, ठीक है, ये कॉटन लिया, कपड़ा बना, मार्केट में सेल हुआ, पैसा मिला, क्रेडिटर को भी पेमेंट किया, ये पूरा पीरियड को कंप्लीट होने में एज पर आवर एग्जांपल 86 डेज का टाइम लगा। याद है ना सर, हम लोग गारमेंट फैक्ट्री के ओनर है, ठीक है, याद करना, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, कितना साइकिल होगा, हमारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन देखो, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर क्या है, एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, यही तो सवाल है। तो सवाल का जवाब देना है और क्या, एक जवाब मिल गया, बाकी 2 ढूंढना है। सर नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर सर 0.23। नंबर ऑफ साइकिल सर, एक साल में 365 दिन आता है, और एक एक पीरियड अगर 86 डेज का है तो कितना होगा, चौथा क्या गलती कर दिया बाबू, सिंपल सा जवाब था। बोलो सर कितना हो रहा है, सर 4.24। 4.244, ये साइकिल है आपका, इतना टाइम्स, ये टाइम्स है, कितना बार होगा टाइम्स, साल में 365 दिन है और एक एक साइकिल 86 डेज का है, मतलब हमारा जो गारमेंट फैक्ट्री है वो साल में 4 बार सुई से, सॉरी सुई धागा यूज करते हैं, ये मशीनरी है आज के डेट में, हम लोग थ्रेड लेते हैं, वहां से कपड़ा बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ये पूरा सिस्टम हम लोग साल में 4 बार कर सकते हैं। कितना बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं एज पर आवर एग्जाम, ठीक है। अब इस पूरा काम को करने के लिए पर साइकिल में कितना कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, पर साइकिल में कितना कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, बोलो, थर्ड क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बताओ सर, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैसे निकाले, हाउ टू, बोलो, कितना कैपिटल चाहिए आपको, कैसे पता करोगे, कौन सा डेटा है यहाँ पर जिससे आप ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 11,046। 11,046, पहले मुझे ये तो बता कि इसमें से कौन सा सर डेटा आवाज नहीं लिया, आ रही। आवाज नहीं आ रहा है, अरे सबको मेरा आवाज आ रहा है, बोलो ना, हेलो, हाँ सर। ये शिवम, रिकनेक्ट, शिवम रिकनेक्ट कर, ज्योति चौथा, आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को, है हाँ सर। बात यस सर। बोलो सर, इसमें से कौन सा डेटा है जिससे हम वर्किंग कैपिटल सर फाइंड कर 9 लाख सकते हैं, 50। थैंक यू Operating सर, cost. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर अगर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ क्वेश्चंस में एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेंसेस ये सब भी गिवन रहता तो उसको भी ऐड कर देते, बट इन जनरल यही हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो 9,50,000, 9,50,000, तो 9,50,000 का हमें ओवरऑल जरूरत है, लेकिन पर कैप मतलब पर साइकिल में कितना चाहिए, कैसे मिलेगा, 9,50,000 डिवाइडेड बाई
सर 2,23,845। 4.244 2 लाख কত বললি 23,000 23,845। नहीं तो देखते हैं 9,50,000 डिवाइडेड बाय 4.24 223,845 यस यू आर राइट। तो एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन था 4.24 करके, ठीक है सही है। 223,845 यस 223,845 मतलब एक एक साइकिल के लिए आपको चाहिए 2,23,845 रुपए, ठीक है। क्लियर है सर बात, बोलो समझ में आया। एज पर आवर दिस गिवन डेटा CS लिमिटेड को काम करने में पर साइकिल में कितना पैसा चाहिए, इस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी का रियल नीड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना चाहिए कि रॉ मटेरियल कितने का है, ठीक है, क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है, आगे कितना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहता है, इससे वो आप बजट बना सकते हो सर, आराम से बना सकते हो। ये फोरकास्टिंग है, यू कैन फोकस दिस। और वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करके तभी तो लोन के लिए अप्लाई करोगे। जब तक वर्किंग कैपिटल फाइंड ना करोगे फाइंड नहीं कर पाओगे तो फिर लोन के लिए क्या अप्लाई करोगे। लोग बिजनेस लोन लेने जाता है तो बिजनेस लोन बेसिकली क्या है, बिजनेस लोन इज जस्ट अ वर्किंग कैपिटल नीड, ठीक है। उसमें मुझे दुकान लगाना है, दुकान में कॉस्टिंग क्या क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सेल करना है, जब तक आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, उसका प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं कर पाओगे, तो फिर आप लोन के लिए क्या अप्लाई करोगे। आई होप क्लियर ना, बोलो सर। चौथा नंदिनी, ज्योति, आवाज नहीं आ रहा है सर। है। ओके सर, यस सर। ओके सर, यस सर। ठीक है सर। सर सिमिलर पैरामीटर में सिमिलर टाइप्स ऑफ एक क्वेश्चन और एक घर पे करोगे, अच्छा क्वेश्चन। यस सर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड आपको दे दिया, ठीक है। बीटा लिमिटेड का ट्रेडिंग PL दे दिया, ठीक है। इसमें आपको कंपनी का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, देख लेना सर, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ गिवन है। ये देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग, WIP का क्लोजिंग, फिनिश गुड्स परचेज, ठीक है। और इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया, एवरीथिंग इज गिवन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वगैरह भी देके रखा है, सेलिंग एक्सपेंस भी गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड हो जाएगा, है ना सर। तो सारा गिवन है, आपको क्या करना है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर वेयर 1,50,000 and 2 lakh respectively, whereas opening and closing creditor were 2 lakh and 2,40,000 respectively. You are required to ascertain the working capital requirement by operating cycle method. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में 8 मार्क्स मिलता है, ठीक है, छोटा छोटा करके पार्ट बाय पार्ट भी देता है, ठीक है। तो 2+2+2 ईच क्वेश्चंस के लिए, या 3+2 इस तरह से भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली पार्ट बाय पार्ट, तो मेनली जैसे पार्ट बाय पार्ट में मैं अभी आपको करवाया ना, जैसे 3 क्वेश्चन था तो 3 क्वेश्चन 2 करके भी मिल सकता है, 2+2+2 या 3+2+2 कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक रियल लाइफ PL है कंपनी का, इसमें आपको PL दे दिया, ट्रेडिंग PL दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ढूंढना है तो आपको बेसिकली जो 3 चीज अभी हम लोगों ने निकाले, यही 3 चीज आपको फाइंड आउट करना है कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर क्या होगा, एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तभी आपको मिलेगा। ट्राई करोगे सर घर पे, यस और नो। है सर। यस सर। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा सा मूव ऑन कर सकता हूँ। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट का नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय estimation of working capital by the using, देखो using current asset holding approach. This is a very celebrating concept. मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडल माना जाता है इसको, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल यूजिंग करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच. वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो अभी हम लोगों ने किया साइकिल के हिसाब से, वो भी एक अच्छा रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे सेलिब्रेशन मॉडल इसको माना जाता है. लेकिन ये होता कैसे है? चलिए होता कैसे, इसके लिए आपको एक एग्जांपल सॉल्व करना होगा ना मेरे साथ साथ. एग्जांपल लिखिए मेरे साथ. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा. रॉ मटेरियल पर यूनिट इक्वल्स टू 20 रुपीज. ये सब पर यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं आपको. लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट पे 30 रुपीज है. प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल्स टू 40 रुपीज है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इक्वल्स टू 25 रुपीज है. सेलिंग ओवरहेड इक्वल्स टू 15 रुपीज है पर यूनिट. प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल्स टू 30 रुपीज है. सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सबको ऐड करने से आ जाएगा ना? टेल मी सर, सारा कॉस्ट को ऐड करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. कितना आता है? 160. दिस इज योर सेलिंग प्राइस. ठीक है सर. नाउ अब कंपनी का कुछ एस्टिमेशन है. एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन. हमारा जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल को ही सोचो आप. ये जो हमारा गारमेंट्स कंपनी है, इस पे मेरा रॉ मटेरियल में कितना कॉस्ट आ रहा है, लेबर में कितना पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है. ठीक है, लेबर में कितना पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है. ठीक है, ये सब लेबर है ना? हाँ सर, दे ऑल आर लेबर इन दिस केस. ओके, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना, मतलब इनका चार्जेस है ना घंटे के हिसाब से, कि पर आवर बेसिस में ये लोग कितना लेता है ना? तो पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, जो भी है. पर यूनिट कॉस्टिंग कितना है. अच्छा, प्रोडक्शन में जैसे मानो ये जो चल रहा है, इसमें जो लाइट, फैन, एसी जो भी चल रहा है, बेसिकली फैन है, लाइट है. प्रोडक्शन ओवरहेड में कितना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कितना, सेलिंग ओवरहेड में कितना, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सेलिंग में कितना, प्रॉफिट कितना लगाओगे एक एक शर्ट पे, तब जाके आपका सेलिंग प्राइस आएगा. सिंपल बिजनेस प्लान है सर.
वेरी सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट। अगर ये सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, नाउ टेल मी, मानो एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन, कंपनी ने सोचा हम लोग साल में 30,000 प्रोडक्ट बनाएंगे। कितना प्रोडक्ट बनाएंगे सर? 30,000 यूनिट, 30,000 प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट कपड़ा का, 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें कंपनी सोच रहा है मेरा रॉ मटेरियल पीरियड रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल में मेरा पीरियड पड़ा रहेगा 2 मंथ्स, ठीक है। रॉ मटेरियल में मेरा 2 महीना लगेगा, 2 मंथ्स रॉ मटेरियल पीरियड, 2 मंथ्स, ठीक है। WIP में मेरा समय लगेगा 6 वीक्स। इसमें कुछ assumptions करने के लिए भी बोला जा सकता है, assume that WIP is 100% complete as regard raw material, as regard raw material, ठीक है। रॉ मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो ये 100% कंप्लीट बोला जा रहा है, बट only 50% complete as regard conversion cost। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? चल रहा है ना सर बात? WIP इज 100%, जितना लगा इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या ये कंप्लीट हुआ? रॉ मटेरियल 100% यहाँ पर यूज हो गया, मतलब इस कपड़ा को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का यूज था वो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या फिर भी कंप्लीट हुआ कपड़ा? मार्केट में सेल करने लायक हुआ सर? टेल मी। रॉ मटेरियल तो यूज हो गया 100%, बट क्या ये मार्केट में सेलेबल हुआ? बताइए ना। ना सर। नहीं है ना। तो अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस में है ना? तो इसमें अभी भी वेजेस Yes. बाकी है ना, वेज कॉस्ट बाकी है। मतलब ये जो लेबर जो दे रहे हैं, ये जो औरतें लेबर दे रहे हैं, इनके तरफ से अभी इसमें लेबर देना बाकी है। लेबर अभी 50% ही दिया है, 50% अभी भी बाकी है। तो इसीलिए कहा गया इस पॉइंट में ओनली 50% कंप्लीट एज रिगार्ड कन्वर्जन कॉस्ट। आई होप क्लियर। बोलो सर। क्वेश्चन नहीं, जिंदगी है, बिजनेस है सर, बिजनेस। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ बिजनेस। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स पीरियड, टू मंथ्स। थिएटर पीरियड equals to 1 month. Creditor period equals to 2 months. Lag in payment of wages equals to 2 weeks. Desired cash in hand equals to 10,000 rupees. Safety margin equals to 10% of
वर्किंग कैपिटल। एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन के अमाउंट को छोड़ के 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको करना है, इसीलिए लिख रहे हैं सेफ्टी मार्जिन इक्वल्स टू estimated working capital requirement for the next year. नेक्स्ट ईयर कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए ये बोला पूछा गया है सर, दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट टेल मी क्या क्वेश्चन समझ में आया, बोलो सर क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। टेल मी। सर ये कॉस्ट शीट की तरह बनेगा ना? सर कॉस्ट शीट की तरह ही बनेगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। यस इट्स लाइक कॉस्ट शीट, ठीक है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ढूंढना है, ये सब ढूंढ ढूंढ के आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ करो फटाफट, अभी चालू हो जाओ सर। इजी है, डोंट वरी, बी हैप्पी। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो हेल्प करेगा बहुत। इसको हम लोग ना वर्किंग नोट के हिसाब से करेंगे, वर्किंग नोट 1 2 इस तरह से, वर्किंग नोट 1, ठीक है। सर मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस पूरा खेल में क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होगा। बता सकते हो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा? क्योंकि कंजम्पशन निकालेंगे तो स्टॉक भी निकाल पाएंगे। मतलब हमें चाहिए करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, मतलब मेरे पास जो करंट एसेट्स है, जैसे रॉ मटेरियल मेरे लिए करंट एसेट्स है, तो रॉ मटेरियल जो मेरे लिए एक करंट एसेट्स है, इसका होल्डिंग का कितना मेरा मतलब कितना इसका अमाउंट रहेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टॉक मेरे कितना होगा, इसके लिए जो डेटा मैंने आपको गिवन किया उसी से करना है आपको। रॉ मटेरियल पर यूनिट है 20 करके, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन कितने का है? हेलो, आपका प्रोडक्शन कितने का है? 30,000 यूनिट। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, बोलो ना, कॉमन सेंस लगाओ, हो जाएगा 30,000 इंटू 20। हेलो कितना होता है सर, बोलो ना। 20 रुपीज करके रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, 30,000 यूनिट 6 लाख। बनाओगे तो हाँ 6 लाख। कॉमन सेंस में है ना सर, सिंपल एरिथमेटिक जैसा हो जाएगा, सिंपल एरिथमेटिक है, ज़्यादा हाइप मत क्रिएट करना। तो फिर रॉ मटेरियल स्टॉक कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? तो देखो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल पीरियड दिया है, रॉ मटेरियल पीरियड बोला है आपको, कंजम्पशन मिल गया तो पीरियड गिवन है क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल पीरियड कितने का है? 2 मंथ्स का है ना। हेलो चौथा, ज्योति, नंदिनी, नील, सर बोलो सर, शिवम, 2 मंथ्स है ना। यस सर। तो Yes, इफ रॉ sir. मटेरियल पीरियड इज 2 मंथ्स, तो आपका 6 लाख का कंजम्पशन है टोटल, तो 2 मंथ्स का स्टॉक कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 12। तो आपको रॉ मटेरियल स्टॉक 2 मंथ्स के लिए कितने का चाहिए? 1 लाख का। क्या बोलते हो, सही कि नहीं? सिंपल है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक 1 लाख का हो गया। अब इसके लिए हमको जाना है 1 लाख का रॉ मटेरियल का जितना चाहिए दे दो भाई मतलब उतना पैसा
फाइनेंस करेंगे और कुछ नहीं। वर्किंग नोट 2 सिंपल अरिथमेटिक सा। अच्छा, वर्किंग नोट 2 में हमें एक्चुअली WIP चाहिए, क्यों बोलो तो? बिकॉज नेक्स्ट इज WIP पीरियड 6 वीक्स, और बोला भी है कि assume that WIP is 100% complete as regard raw material but 50% as regard conversion cost। तो बहुत सिंप्लिसिटी में हो जाएगा कि WIP में क्या है ना, WIP में जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ सर, ये मुझे बताओ, ये जो हमारा जो कपड़ा बन रहा है, ये जो कपड़ा बन रहा है सर, ये जो क्लोथ बन रहा है, ये WIP में है ना सर? मतलब इसमें 100% मटेरियल का यूज हो गया है, 100% रॉ मटेरियल यूज हो गया है, बट 50% लेबर यूज हुआ है, 50% पेंडिंग है अभी भी लेबर यूज होना। तो इसको बोलते हैं पर्शियल COP, मतलब ये बेसिकली पर्शियली कंप्लीटेड है ना? हेलो सर, ये पर्शियली कंप्लीटेड है, तो फिर हमें क्या करना है? पर्शियल COP कैलकुलेट करना है, पर्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे निकालेंगे? तो रॉ मटेरियल तो पूरा यूज हुआ है 20 पर यूनिट का, लेकिन लेबर अभी, लेबर और ओवरहेड आधा आधा है। देखो सर, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए जो ओवरहेड है वो जरूर आएगा, सेलिंग ओवरहेड नहीं आएगा सर, ठीक है, बिकॉज वो तो ऑफिस का खर्चा है, उसका प्रोडक्शन में क्या काम, समझ रहे बात को? प्रोडक्शन में जो चाहिए वो चाहिए हमें, प्रोडक्शन में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें लेना है, तो सेलिंग वगैरह नहीं लेना है सर, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी नहीं आएगा, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, पर्शियल COP आपका कितना आ जाएगा सर? यहाँ से 20 ले लो, और उधर 50% हुआ है ना लेबर एंड ओवरहेड, उसमें आप हाफ इंटू 30 + 40 कर दो यूनिट के हिसाब से, तो ये 20 हो जाएगा, और इधर 70 का हाफ मतलब 35, मतलब हो जाएगा 55। तो पर्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ जाएगा 55 का। नाउ पर्शियल फॉर द ईयर कितना होगा? पर्शियल COP फॉर द ईयर कितना होगा सर? 30,000 इंटू 55, 30,000 यूनिट है, 50-55 करके हैं, कितना हो जाएगा बोलो सर? चौथा कत आश्चर्य 16,50,000। 16,50,000। तो WIP स्टॉक के लिए आपको कितना चाहिए अभी? WIP पीरियड कितना बोला? 16,50,000 इंटू 6 वीक्स बोला ना, 6 हफ्ता, तो 6 डिवाइडेड बाई 52। नंदिनी समझ में नहीं आया क्या? 52 वीक्स है साल में, 6 हफ्ता बोला है, तो 6 वीक्स बाई 52, तो 6 बाई 52 करने से आ जाएगा। हाँ नील, कितना आएगा बोलो? WIP स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? तो 1,58,653। 16,50,000। और 1,90,385। हाँ नंदिनी चेक कर, शिवम को आया, शिवम का ये आंसर आया, नील का, ज्योति का, ये वाला आंसर आया सर? हाँ सर, इस 1,90,385, इतना पैसा चाहिए आपको WIP स्टॉक के लिए। वर्किंग नोट 3 सर, अब हमें चाहिए फिनिश गुड्स, है ना? तो फिनिश गुड्स के लिए हमें कंप्लीट COP चाहिए, तो COP पर यूनिट कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, क्वेश्चन से देखो सर, हमारा लेबर था 20 का, ठीक है, सॉरी मटेरियल था 20 का, 30 का लेबर है, 40 का ओवरहेड है, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो 20 + 30 + 40, बिकॉज ये कंप्लीट फिनिश गुड्स के लिए कंप्लीट अमाउंट चाहिए, तो 70 + 30 90, ठीक है सर। देयरफॉर COP फॉर द ईयर कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर
30,000 into 9. हाउ मच? 27 लाख क्या? यस 27 लाख आ रहा है, लेकिन 27 लाख फॉर द ईयर, 27 लाख तो पूरा साल का है। फिनिश गुड स्टॉक कितना बोला है क्वेश्चन में, एक बार देखो। फिनिश गुड में स्टॉक कितना दिन रहेगा उसको देखो एक बार। कितना बोला रे? 2 मंथ्स क्या? चेक करो ना, यही पर तो है 2 मंथ्स। फिनिश गुड्स पीरियड्स 2 मंथ्स, तो 2/12 कितना हो जाएगा? 27 लाख इंटू 2/12, 4,50,000. 4,50,000। ठीक है, थैंक यू सर। और क्या चाहिए हमें सर? डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, और आउटस्टैंडिंग लेबर वगैरह है तो वो देखना है। वर्किंग नोट 4, तो वेरी पॉपुलर टाइप क्वेश्चन सर। सर आपका डेटर कैसे निकालेगा? सेल से? क्वेश्चन में सेल्स कितने का है, कैसे निकालोगे? सर गिवन कुछ नहीं था, सेलिंग प्राइस बोला है और यूनिट बोला है। अगर पूरा को क्रेडिट सेल मानेंगे तो डेटर निकल जाएगा। हेलो सर, वी ओनली नो सेलिंग प्राइस एंड ओनली नो प्रोडक्शन यूनिट। अगर मैं पूरा सेल को क्रेडिट सेल मानूं तो मेरा डेटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। तो सेल्स इक्वल्स टू 30,000 इंटू 160 सेलिंग प्राइस, अमाउंट हो जाता है 48 लाख का। यस, यहाँ पर मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं क्रेडिट सेल। तो अगर सेल हो जाएगा 48 लाख का तो डेटर कितना हो जाएगा? डेटर पीरियड कितना बोला है देखो, 48 लाख इंटू कितना दिन डेटर रखोगे? 1 मंथ। डेटर से पैसा कलेक्ट करना है कितने दिन में? जितना दिन का कलेक्शन है उतना दिन का पैसा आपके पास चाहिए, नहीं तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? सारा पैसा मार्केट में फंसा दोगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे चलाओगे सर? बात समझ में आ रहा है ना? मानो कि ये शर्ट बन गया, शर्ट बन के सेल कर दिए, मार्केट में आपका पैसा अटक गया, लेकिन आगे का प्रोडक्शन को कैसे जारी रखोगे? प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए यूनिट बनी, तो उसी का पैसा जुगाड़ कर रहे हैं हम। कितना हो जाएगा? 4 लाख। हाँ सर, वर्किंग नोट 5 सर, क्रेडिटर ढूंढना है। सर कैसे मिलेगा क्रेडिटर? सर जितना हमारा कंजम्पशन आया था स्टार्टिंग में, परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन, अगर कुछ परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन, अगर ये एक स्टार्टिंग पार्ट में है सर, ठीक है सर, अगर ये कंटिन्यूएशंस में रहेगा तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब तब क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। अगर रनिंग कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक मान के चलते हैं, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा परचेज जो है उसी को मैं कंजम्पशन मान लूंगा, ठीक है सर। तो परचेज इक्वल्स टू अगर कंजम्पशन है तो इस बार हमारा परचेज कितने का था? देखो सर, वर्किंग नोट 1 देखो 6 लाख का है ना? लेकिन सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी एक खेल आता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखाता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा कि अगर ये कोई रनिंग कंपनी होता, ठीक है, और एक न्यू कंपनी में क्या फर्क है, रनिंग कंपनी में और न्यू कंपनी में क्या फर्क है, मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा। फिलहाल सिंपल है, परचेज जो है वही मेरा कंजम्पशन है, तो 6 लाख मेरा परचेज मान लिया, और पूरा का क्रेडिट अगर मान लूंगा तो क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर कितने का हो जाएगा? 6 लाख इंटू कितना दिन का क्रेडिटर है देखो ना क्वेश्चन में, 2 मंथ्स का है मोस्ट प्रोबेबली, 2/12, चेक वंस। 1 मंथ का डेटर, 2 मंथ्स का क्रेडिटर, बाकी जो है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है 2 वीक्स का, ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो इतना इस ये आपका कितने का आ जाएगा? 1 लाख का क्रेडिटर भी आ गया। बाकी क्या रहा? लेबर कॉस्ट,
आपको लेबर कॉस्टिंग कितना पड़ेगा सर? 30,000 का प्रोडक्शन है, 30 रुपीज करके अगर आपका लेबर कॉस्ट लगता है, चेक करके देखो ऑलरेडी 30 करके लेबर कॉस्ट है, तो आपका 9 लाख का लेबर कॉस्ट है टोटल। और आप आउटस्टैंडिंग रखते हो कितने दिन के लिए, मतलब कितना दिन छोड़ छोड़ के आप लेबर को पेमेंट करते हो? 2 मंथ छोड़ छोड़ के देते हो क्या? 2 वीक्स में देते हो, सॉरी 2 मंथ्स नहीं 2 वीक्स। इतना देरी करके दोगे तो लेबर पागल हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा 9 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52। तो आपको हर 2 हफ्ते के लिए 34,615 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चेक करके देखो एक बार। हेलो सर, यहाँ तक हो गया आपको? बोलो एक बार मुझे। हाँ सर। ठीक है सर, एवं को क्या प्रॉब्लम है? नाउ अब जो भी जरूरी चीजें था कैलकुलेट हो गया सर। अब क्या करना है? कुछ नहीं, फाइनल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट showing estimation of working capital। ठीक है, स्टेटमेंट बनाना है और बैंक को जमा करना है। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है सर। पर्टिकुलर और दो अमाउंट का घर, एक आउटर और एक इनर। स्टार्टिंग में करंट एसेट जो है आपका, जो आपका करंट एसेट्स है उसको लिख लो, जो आपने वर्किंग कैपिटल में वर्किंग नोट में बनाया, और बाद में लाइबिलिटी को देख लेना। जैसे आपने रॉ मटेरियल वर्किंग नोट में आपने रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का देखा था? हेलो, वर्किंग नोट 1 चेक करो ना। 1 लाख सर। बस पुट कर दो। पॉइंट बी, आपने WIP स्टॉक कितने का देखा था? 190,385 का। फिनिश गुड्स में आपने कितने का स्टॉक देखा था? नोट 3 में देखो, चेक करो नोट 3। 4 लाख का या 4,50,000 का रे? 4,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 सर। डेटर में आपने कितने दिन का सोचा था? डेटर को क्रेडिट मतलब डेटर को समय देना है, मतलब डेटर से कलेक्ट करना है। नोट 4 चेक करो, मिल जाएगा। मतलब उसमें कितना अमाउंट फंस रहेगा आपका? 4 लाख का। ठीक है सर, और कुछ करंट एसेट्स है क्या आपका? देखो तो चेक करके। बाकी क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, वो तो लाइबिलिटी है आपका। बट एनीथिंग एल्स मिसिंग हो रहा है कुछ सर? सर कैश इन हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एक कैश इन हैंड है सर, ठीक है। देयर इज वन कैश इन हैंड जो क्वेश्चन में गिवन था 10,000 का, वो आपका एसेट्स है। वेरी गुड सर। ऐसा मिस हो जाता है बहुत बार, स्टूडेंट सोचता है मैंने करके आया बट मिस हो गया। कैश इन हैंड में आपका कितने का है? 10,000 का। फिर सारा का सारा एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स। और लाइबिलिटी में क्या है? टोटल करके आउटर में लिखो। करंट लाइबिलिटी में आपका एफ पॉइंट चेक करो, आपको क्रेडिटर मिल जाएगा। वर्किंग नोट 5 कितने का है आपका क्रेडिटर? 1 लाख का सर। और आपका जी पॉइंट भी चेक करो आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस वर्किंग नोट 6 चेक करो, 34,615 का वेजेस बाकी है आपका, मतलब बाकी रहेगा, उसका कैपिटल चाहिए आपको। बस ये आपका लाइबिलिटी है सर। जो आपका एसेट्स है उसको आउटर में निकालो, और जो आपका लाइबिलिटी उसे भी आउटर में निकालो। कितने का एसेट्स आया? 11,50,385। चेक करके बताना मुझे एक बार। और ये मेरा आ रहा है 1,34,615।
हेलो, चेक करके देखो है एक बार। सर। ठीक है सर, तो ये जो भी आया ना इसको क्या बोलेंगे, इसको कहना है वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन। एक सेफ्टी मार्जिन के बारे में क्वेश्चन दिया था। वर्किंग कैपिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, बेसिकली करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो जो भी आया बताओ कितना हो रहा है, एसेट से लायबिलिटी को लेस करो तभी आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, सी ए माइनस सी एल। स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन क्लास से बताया जा रहा है सर, चेक करके देखो। 10,15,770 ऐसा कुछ आएगा, चेक करना, कंफर्म करना सर। है सर। इसमें ऐड कीजिएगा सेफ्टी मार्जिन। क्वेश्चन में बोला था ना 10% सेफ्टी मार्जिन एक्सक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, मतलब सेफ्टी मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है, जो आएगा उसके ऊपर 10%। तो 101577 जो आया, टोटल करो 11,17,347। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर। आंसर मेरा कंप्लीट हुआ। इसको बोलते हैं करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच। आप कितने का एसेट्स होल्ड करते हो, कितना पीरियड के लिए, उसके बेसिस में आपको वर्किंग कैपिटल के लिए जाना है। बैंक को अप्रोच करना है, इतना पैसा हमें चाहिए लोन के लिए। सर नेक्स्ट क्लास में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से कुछ कंक्लूजन आएगा, जो कंक्लूजन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो मैं डिस्कस करूंगा, और कुछ होमवर्क भी मैं आपको देता हूं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन दिया, मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप कर चुका हूं। 2 क्वेश्चन में दिया, एक आपका ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर दोनों क्वेश्चन है, और करंट एसेट होल्डिंग के बेसिस में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ सर, ठीक है। और जो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी देके रखा, आप वहां से भी अगर करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच का दिख जाए, ठीक है, तो आप वहां से भी कुछ ट्राई करें, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है। ये देखो जिस तरह से मैंने अभी करवाया ना, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये होल्डिंग अप्रोच के हिसाब से है। यहाँ इसका भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 मिल जाएगा, ट्राई करना सर। हाँ था, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन 3 ट्राई कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 4 भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। है सर। खुद से ट्राई कीजिएगा, बाद में आंसर के साथ मैच कराइएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं घर पे होमवर्क पे अलग से भी देता हूँ, उससे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डबल शिफ्टिंग मत कीजिएगा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। डबल शिफ्टिंग क्या है अभी समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में डबल शिफ्टिंग बताऊंगा, ठीक है। इतना ही है सर आज, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके डन सर, फिर टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। राक्षी सर। ओके टाटा, Bye, sir. बाय नंदिनी।